नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। तो साथियों, एक बार फिर से हम आपके साथ शामिल हो चुके हैं मध्य प्रदेश के समान ज्ञान अभिरुचि को लेकर, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो पटवारी परीक्षा हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे जेल प्रहरी हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम इतिहास का, जैसे आपने अगर अभी पहला पार्ट नहीं देखा है प्राचीन इतिहास का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम पार्ट 2 लेके आ गए हैं प्राचीन इतिहास की। इसी तरीके से हिस्ट्री के समस्त, यहाँ पे मिडेवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास को लेकर हम समस्त क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे आएंगे, जिसमें से आप कुछ इस पूरी सीरीज से अपने जीएस से समान ज्ञान अभिरुचि में 25 में से 25 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देरी न करते हुए हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर है क्या, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। अब यहाँ पे मैं आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछता हूँ कि उज्जैन में अभी एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो उस कॉरिडोर का नाम क्या है? तो उस कॉरिडोर का नाम एक तो कमेंट पे आप बताइएगा, फिर भी मैं आपको एक हिंट आखिरी में दे दूंगा और नाम भी बता दूंगा। और अगर आप उसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चरक संहिता पुस्तक नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक जो संहिता नामक पुस्तक है वो अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। तो इसका आंसर है कि यह जो पुस्तक है चिकित्सा से संबंधित है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठ के आता है कि चरक संहिता लिखी किसने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये उन्हीं के नाम पर है। महर्षि चरक द्वारा ये रचना की गई है, जिसमें औषधि जड़ी बूटियों पर एक पुस्तक चरक संहिता लिखी थी इन्होंने। और इसमें करीब 2000 से अधिक औषधि जड़ी बूटियों और उनके उपयोगों का उल्लेख किया है। तो चरक संहिता में 2000 से अधिक जड़ी बूटियों का उल्लेख है। किसने लिखी? महर्षि चरक ने लिखी। और ये किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहल पर प्रकाश डाला गया था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपका राजनैतिक जीवन पर, किसमें? राजनैतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया था। क्योंकि जो आज के समय पे हमारी जो राजनीतिक पद्धतियां हैं और जो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप विभाग बनाए गए हैं वह कहाँ से लिए गए हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही लिए गए हैं। जो यहाँ पे जिला बांटा जाता है, ग्राम पंचायत बांटे जाते हैं, इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है वो कहाँ से आया है? वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है। वो किससे संबंधित है? तो राजनीतिक जीवन पर उसमें प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के योग में प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क राजा, कनिष्क के समय पे यहाँ पे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में जो उन्नत जल प्रणाली है वो कहाँ मिली है? तो ये आपकी मिली है कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे नालियाँ बनी हुई हैं और घरों से जो है निकासी के लिए भी पानी का सिस्टम बनाया गया है, जो बाहर सड़कों पर नालियों में जुड़ते हैं। तो इस तरीके से एक उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का भी यहाँ पे पता चलता है कालीबंगा से। और ये ईसा पूर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो ये थी आपकी वैशाली में। कहाँ? वैशाली में आपकी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो ये सबको पता है कि अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा यहाँ पे यूज की गई है। कारण क्या है प्राकृत भाषा यूज करने का? क्योंकि जो अशोक था वो कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में की जो उपयोगी बौद्ध ग्रंथ देखेंगे आप, या बौद्ध के जो प्रचार करने की भाषा है, वो समस्त भाषा कौन सी होती थी? वो आपकी प्राकृत भाषा होती थी। इसलिए यहाँ से भी आप रिलेट करके इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इन सभी की जो भाषा थी प्राकृत थी
और लिपि अगर आपसे पूछता है कि अशोक के शिलालेख की लिपि कौन सी थी, तो आपको याद रखना है ब्राह्मी अशोक के शिलालेखों की लिपि थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो सबको पता है कि सबसे पहला हड़प्पा ही है जो आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता से रिलेटेड स्थल था जिसे सबसे पहले खोजा गया था। उसके बाद आपका मोहनजोदाड़ो खोजा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे विशाल कोठार, कोठार का मतलब होता है अनाज रखने का स्थान। तो आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे विशाल अनाज रखने का स्थान कहाँ मिला है, तो ये आपका कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में भी मिला है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का कि सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार किस स्थान पर पाया गया है, तो ये भी आपका मोहनजोदाड़ो में पाया गया। कहाँ, एक आपका क्या हो गया पिछला क्वेश्चन आपका कि अनाज रखने का स्थान, ठीक है, वो मोहनजोदाड़ो में मिला। फिर आपका आता है कि बृहद स्नानागार, तो बृहद स्नानागार भी आपका कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो सिंधु सभ्यता जो है सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी, कुशल नागरिक के लिए प्रसिद्ध थी, संगठन कला और वास्तुकला का विकास के लिए प्रसिद्ध थी, या सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका आंसर है सभी के लिए। एक सुनियोजित शहर के रूप में भी जाना जाता है सिंधु सभ्यता को, कुशल नागरिकों के बारे में भी जाता है क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पे जो घर बने हैं, वहाँ की जो सभ्यता देखी गई है, तो कुशल नागरिक के रूप में उन्हें दर्शाती है। और संगठन कला और वास्तुकला के विकास के रूप में भी सिंधु सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो ये सभी तीनों पॉइंट यहाँ पे सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो ये सबको पता है कि ये जो इंद्र थे ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता थे। और इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पुरंदर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा भाषा प्रयोग की गई है, तो बौद्ध धर्म में मैं पहले बताया अशोक ने कौन सी भाषा यूज की, प्राकृत। तो बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा हमने पहले जान ली कि प्राकृत है, तो उनके प्रचार प्रसार के लिए भी प्राकृत। परंतु यहाँ पे एक मतभेद है, कई जगह पर आपको मिलेगा कि बौद्ध धर्म जब प्रचार करता था तो कई जगह पर पाली, कौन सी भाषा, पाली भाषा का उपयोग करता था। परंतु आपको यहाँ पे क्या आंसर याद रखना है, प्राकृत, क्योंकि ये मतभेद वाली बात है, कई पुस्तकों में दिया है, कहीं आप नेट में भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पाली भाषा मिल जाती है। और पाली भाषा की बात करूँ तो पाली भाषा जो है जैन की भाषा थी, किनकी, जैन धर्म से संबंधित भाषा थी। जैन धर्म अपने धर्म प्रचार में उपयोग करते थे और जैन धर्म के जो ग्रंथ भी आप देखेंगे वो किसमें रचित किए गए हैं, वो पाली भाषा में रचना की गई है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महावीर किस घराने में पैदा हुए थे, महावीर जो थे क्षत्रिय घराने से थे। कौन, क्षत्रिय घराने। तो फिर लिच्छवी कौन थे, तो लिच्छवी उनकी क्या थी, माता जी लिच्छवी घराने से थी। कौन थी, आपकी महावीर जी की माता जी लिच्छवी घराने से संबंध रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है, तो ये कैवल्य, क्या है, कैवल है। जब आपका पूर्ण महावीर स्वामी को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे कैवल्य को किससे दर्शाया गया है, ज्ञान से दर्शाया गया है। इस बात को आपको यहाँ पे याद रखना है। निर्माण किससे है, निर्माण यहाँ पे मृत्यु से है, किससे, मृत्यु से है, ठीक है, इस बात को भी यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अब यहाँ पे लोग गलती करेंगे, यहाँ पे बिना देखे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो तुरंत आएंगे कहाँ, टिक मारेंगे, श्री गुप्त में। यहाँ ऑप्शन नहीं देखेंगे कि क्या ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। और ये सभी महान शासक हुए हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त प्रथम हो चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय हो, ये अपने समय पे कुछ न कुछ ऐसा कार्य किए हैं। चाहे चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो यहाँ पे राजा रानी शैली के सिक्के चढ़ाए। समुद्रगुप्त के बारे में तो ये पूरे भारतवर्ष में इनका साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक आपके कौन है, ये इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम।
अगर वहां आपसे ये क्वेश्चन पूछता, यहाँ पे वास्तविक को अगर डिलीट कर देता, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो श्रीगुप्त हैं। अगर यहाँ पे पूछता है श्रीगुप्त आए, फिर घटोत्कच आए, फिर उसके बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि इन्हीं के समय से गुप्त साम्राज्य क्या है, ऊंचाइयों पर पहुंचना चालू हो चुका था। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलेक्जेंडर जो था ईसा से 326 वर्ष पूर्व, इस समय पे क्या कहता है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। और वो कौन सा समय था, इसी समय क्या हुआ था कि मैं आपको बता दूं, चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की क्या रखी थी, नींव रखी थी। जब भारत में हमला करने के प्रयास कर रहा था, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ पे किसका, घनानंद का यहाँ पे वध करके क्या किया था, घनानंद, नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद का वध करके यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की नींव रखवाई थी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो मेगास्थनीज जो है किससे संबंधित है, इंडिका, जो इनका इंडिका ग्रंथ था उससे हमारे किसके मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जाता है। तो ये किस में देखा जाता है, चंटान आलेख जो इन्होंने लिखाया है वहां पे कलिंग युद्ध का वहां पे वर्णन किया है। और ये कलिंग युद्ध वही युद्ध है जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है अशोक का, और वो बौद्ध दीक्षा ले लेते हैं, बौद्ध दीक्षा को अपनाते हैं और उसका प्रचार प्रसार जोर से करने लगते हैं, और युद्ध नीति को यहाँ पे वो छोड़ देते हैं। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय पर बना था। तो ये अशोक के समय था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, सांची के स्तूप में ये कहाँ स्थित है, तो विदिशा में स्थित है। एक तो मध्य प्रदेश में, ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ, विदिशा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि इसमें किनकी अस्थियां हैं, किसकी, किनकी अस्थियां रखी गई हैं। तो इसमें किसकी अस्थियां रखी गई हैं, मोगली पुतिष्य, किनकी, बौद्ध भिक्षु मोगली पुतिष्य की। ठीक है, और मोगली पुतिष्य कौन थे, इन्हीं से क्या किया था, अशोक ने यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस बात को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, शुंग वंश के शासक ने यहाँ पे जो सांची के स्तूप थे वहाँ की रेलिंग बनवाई थी। ठीक है, इस बात को भी यहाँ पे पॉइंट को याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। तो यह कहाँ थे, श्रवणबेलगोला में। कहाँ, श्रवणबेलगोला में। और यहीं उनको किसकी प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की। अब यहाँ पे निर्वाण शब्द का मैं उपयोग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसके अनुयायी थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके, जैन धर्म के अनुयायी थे। वहीं अगर आप अशोक में जाएंगे तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वहीं समुद्रगुप्त जो थे वो ब्राह्मण है ना, क्योंकि वहाँ सरस्वती माता के सिक्के चलाए है ना, वीणा वादक वाले सिक्का। तो इस तरीके से उनसे समझ में आता है कि ये जैन और बौद्ध के अनुयायी नहीं थे, मगर इनका भी वो सपोर्ट करते थे। और मगर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पूर्ण रूप से जैन धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने अपना, और ये निर्वाण प्राप्ति कैसे की जाती थी, खाना पीना छोड़ दिया जाता था, पानी नहीं पीते थे, और इसके बाद उनकी वो अपने शरीर को त्याग देते थे एक समय के बाद। तो श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, और उन्हें किसकी प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला किसने खोजा था। तो ये कला खोजी थी चीनियों ने। किसने खोजी थी, चीनियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी जो थी पेशावर थी। तो ये आपके आज के कंप्लीट होते हैं कितने, 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे मैं, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका किससे संबंधित होगा, आधुनिक इतिहास से। किससे, आधुनिक इतिहास से संबंधित होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं इस चैनल पे तो आपके पटवारी के सिलेक्शन के चांसेस अधिक हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट जितने आपके 8 सब्जेक्ट हैं उनके MCQs की पूरी सीरीज
पटवारी के एग्ज़ाम तक आपकी रनिंग में रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चाहे आप वन रक्षक की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप जेल प्रहरी की कर रहे हों, चाहे आप पटवारी के कर रहे हों। मोस्टली यहाँ पे प्रबंधन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सिलेबस आपका सेम है। आगे चल के हमारे चैनल पे कुछ और सर हैं जो यहाँ पे आपको रीजनिंग, मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, तो उसमें भी और यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ साथ डिटेल वीडियोस भी आने वाली हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सपोर्ट करिए, और हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और हम आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन कराने में मदद करेंगे। और हम इस तरह की वीडियो को लेकर हम जल्द ही आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।